हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों आइए देखते हैं जेएसएससी लैब असिस्टेंट 2023 में पूछे जाने वाले फिजिक्स से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लैब असिस्टेंट के फिजिक्स एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों जो जेएसएससी लैब असिस्टेंट के विभिन्न टॉपिक्स से लिए गए हैं। इसका जो सिलेबस है इसके विभिन्न टॉपिक्स से लिए गए हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस अभी जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं तो इनको ध्यान में रखते हुए ये सारा क्वेश्चंस तैयार किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है ये लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स आते रहें उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उन सभी का अपडेट्स आपको मिलता रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूर्व के जो वीडियोस हैं इनका लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर आप जेएसएससी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियोस हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पूर्व के वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ कॉलिजन कंजर्व्स बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। कहा जा रहा है कि किस तरह के कॉलिजन में जो है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ये दोनों ही कंजर्व होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन या कंप्लीटली इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है यह है इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, बोथ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आर कंजर्व्ड। ठीक है, दोनों ही काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ये दोनों कंजर्व्ड रहते हैं इलास्टिक कॉलिजन में। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन रिमेन्स द सेम। ठीक है, कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये सेम रह जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ कॉलिजन कंजर्व्स बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इलास्टिक कॉलिजन। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, एक बॉल को जो है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक है, अपने पीक पर होगा जहाँ से इसको फिर रिटर्न आना है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे पास मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो या कांस्टेंट। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है जीरो। जब कोई बॉल जो है इसको वर्टिकली थ्रो किया जाता है और ये अपने पीक पर पहुंचता है तो इसका वेलोसिटी हो जाता है जीरो और उसके बाद जो है ये डाउनवर्ड फॉल होना शुरू होता है। ठीक है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री the ball's velocity is zero as it momentarily comes to a stop before falling back। ठीक है, नीचे गिरने से पहले ये क्या होता है, टेम्पररीली मोमेंटरीली जो है ये स्टॉप करता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर रुकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्लोप ऑफ ए पोजिशन टाइम ग्राफ गिव्स द। ठीक है, जो पोजिशन और टाइम का जो ग्राफ है ये हमें क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, स्पीड और वेलोसिटी। आपको पता होगा कि टाइम और पोजीशन का जो ग्राफ है इस तरह से बनता है। ठीक है, टाइम और इसका जो पोजीशन जो भी है तो उसका ग्राफ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं कि किस टाइम पर इसका किसी भी चीज़ का पोजीशन क्या रहा। तो ये हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, स्पीड बताता है या वेलोसिटी बताता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है हम लोगों को, वेलोसिटी बताता है। द पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विच इज वेलोसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए रिले इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक रिले का जो है ये क्या काम है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। टू एम्पलीफाई सिग्नल्स, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए। टू जनरेट हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए। टू कंट्रोल हाई करेंट विथ लो करेंट सिग्नल, एक लो करेंट सिग्नल का इस्तेमाल करके हाई करेंट को कंट्रोल करने के लिए। या टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, एसी करेंट्स को डीसी करेंट्स में जो है कन्वर्ट करने के लिए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन सी,
टू कंट्रोल हाई करंट विद ए लो करंट सिग्नल। इसमें क्या करते हैं, एक रिले में क्या होता है, एक लो करंट सिग्नल का इस्तेमाल होता है और इससे जो है एक हाई करंट को जो है हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो रिलेज आर यूज टू कंट्रोल हाई करंट्स यूजिंग ए लो करंट सिग्नल, मेकिंग देम एसेंशियल इन ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और इस तरह से जो है इसको ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम में इसी कारण से इसको इस्तेमाल किया जाता है एक रिले सर्किट को। क्वेश्चन नंबर 5, विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिशन ऑफ ए मटेरियल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किसी भी मटेरियल का कौन सा ऐसा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो उसमें से होकर करंट फ्लो होने को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास वोल्टेज, पावर, कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसका जो सही उत्तर है ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है ये किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जो इसके थ्रू से पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को जो है अपोज करता है, रोकना चाहता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिशन ऑफ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का क्या यूनिट है, एसआई यूनिट में इलेक्ट्रिकल पावर को किस एसआई यूनिट से मेजर किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास वोल्ट, वॉट, एम्पियर एंड कूलम। आपको पता होगा वोल्ट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस अथवा वोल्टेज का एसआई यूनिट है। एम्पियर जो है ये करंट का एसआई यूनिट है और कूलम जो है ये चार्ज को मेजर करने का एसआई यूनिट है। बच गया वॉट, तो वॉट जो है ये इलेक्ट्रिकल पावर को या पावर को मेजर करने का यूनिट है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉट। द वॉट जिसे हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर रिप्रेजेंटिंग द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड। और ये हमें क्या बताता है कि किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है अथवा इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है उनका यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास जूल, वोल्ट, एम्पियर या ओम। दोस्तों इसका सही उत्तर है ओम। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है इसको हम लोग ओम में मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्क्यूट। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड टू स्टोर एंड रीड डाटा इन कंप्यूटर्स एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। ठीक है, कहा जा रहा है किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है डाटा को स्टोर करने के लिए और रीड करने के लिए किसी भी कंप्यूटर में। ठीक है, और या तो किसी भी अन्य डिजिटल डिवाइस में। ठीक है, कहने का मतलब है किसी कंप्यूटर अथवा किसी अन्य डिजिटल डिवाइस में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के इस्तेमाल से जो है डाटा को स्टोर अथवा रीड किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर या मेमोरी जिसे हम लोग रैम या रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये होगा ऑफकोर्स मेमोरी, रैम अथवा रोम। तो मेमोरी सच एज रैम जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं एंड रोम जिसे हम लोग रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं इज यूज टू स्टोर एंड रीड डाटा इन कंप्यूटर्स एंड डिजिटल डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोवाइड ए स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज इन ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स। कहा जा रहा है कि एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है एक स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अगर आपको किसी किसी वोल्टेज रेगुलेटर में आपको स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करना हो तो आप किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास कैपेसिटर, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर या रजिस्टर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये होगा जेनर डायोड। जेनर डायोड्स आर यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स। आपको पता होगा जेनर डायोड्स का जो इस्तेमाल होता है ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स में होता है क्योंकि ये क्या करता है टू प्रोवाइड ए स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज। ये एक स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज देता है फॉर रेगुलेटिंग द आउटपुट वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ ऑसिलेशन अकर्स
when a system is displaced from its equilibrium position and then returns it to it, repeating the motion periodically. कहा जा रहा है कि अगर एक सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होता है और वापस इस पर रिटर्न आ जाता है और इस तरह का मोशन ये बार बार पीरियोडिकली करता है, तो ये किस तरह का मोशन है, किस तरह का ऑसिलेशन है. ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या रेजोनेंट ऑसिलेशन. दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जो है ये अकर होता है when a system is displaced from its equilibrium position and experience a restoring force proportional to the displacement causing periodic motion. अगला क्वेश्चन आता है द phenomenon of one object absorbing the energy of another object oscillation at its natural frequency is called. ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी अन्य ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशन को जो एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर, यह क्या कहलाता है. ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास डैम्पिंग, रेजोनेंस, फोर्स्ड ऑसिलेशन या बीट्स. दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है रेजोनेंस. इसका उत्तर होगा रेजोनेंस. रेजोनेंस occurs when an object absorbs the energy of another object's oscillation at its natural frequency, leading to a significant increase in amplitude. ठीक है. Question number 12. What is the relationship between frequency and period t of a wave? कहा जा रहा है कि किसी वेव के लिए जो उसका फ्रीक्वेंसी होता है वो और टाइम जो होता है, पीरियड जो होता है, वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, तो आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा F = 1/t. ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ये सही उत्तर होगा. Frequency and period are inversely proportional and the formula for F is 1/t. Question number 13 आता है which phenomenon describes the change of frequency of light or sound waves due to the relative motion between the source and the observer. कहा जा रहा है अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच, अगर ये एक ऑब्जर्वर है और ये एक सोर्स है और यहाँ से साउंड वेव्स अथवा लाइट वेव जो है ये जा रहा है, और अगर इन दोनों के बीच एक रिलेटिव मोशन हो, भले ही ये ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा हो या इस तरफ जा रहा हो, या तो ये साउंड वेव या सोर्स ऑफ जो साउंड है या तो लाइट है वो इस तरफ मूव कर रहा हो या इस तरफ मूव कर रहा हो, तो अगर कोई एक रिलेटिव मोशन होता है दोनों के बीच में, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है. ये कौन सा फेनोमेनन जो है इसको डिस्क्राइब करता है. ऑप्शन है हमारे पास रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डॉपलर इफेक्ट या इंटरफेरेंस. दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट के बारे में आपको पता होगा कि डॉपलर इफेक्ट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 है which principle states that it is impossible to simultaneously determine the exact position and momentum of a particle. कौन सा सिद्धांत जो है ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन अथवा एग्जैक्ट मोमेंटम जो है ये एक एट ए टाइम साइमल्टेनियसली जो है डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है. ठीक है, एट ए टाइम किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन अथवा मोमेंटम डिसाइड नहीं किया जा सकता है, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है. ये सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया है. ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास प्लैंक्स प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या स्क्रोडिंगर्स प्रिंसिपल. दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. आपको पता होगा द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द मोर प्रिसाइजली द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज नोन, द लेस प्रिसाइजली द मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड एंड वाइस वर्सा. ठीक है, जितना अधिक प्रिसाइजली हम लोग किसी भी पार्टिकल का पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो उतना कम प्रिसाइज में हम लोग जो है उसका मोमेंटम फाइंड आउट कर पाएंगे, अथवा इसके विपरीत. क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रोसेस बाय विच ए न्यूक्लियस रिलीजेस एनर्जी बाय स्प्लिटिंग इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड. ठीक है, कहा जा रहा है
कि एक न्यूक्लियस के द्वारा जिस प्रोसेस के माध्यम से एनर्जी रिलीज़ किया जाता है, जब ये न्यूक्लियस दो अलग अलग भागों में बढ़ता है और ये एनर्जी रिलीज़ करता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक न्यूक्लियस अगर दो भागों में बट जाए और इसके समय में अगर एनर्जी रिलीज़ हो तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो आप हिंदी में आप जान रहे होंगे कि इसको कहते हैं हम लोग नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, फ्यूज़न, रेडियो एक्टिव डीके, फिजन या न्यूक्लियर कैप्चर। दोस्तों इसका सही उत्तर है फिशन। ठीक है, फिजन इज द प्रोसेस इन विच ए हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। ठीक है, एक हैवी न्यूक्लियस जो है ये क्या करता है, दो लाइटर या स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इनमें से जो दिए हुए ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा हीट एनर्जी का एसआई यूनिट है। ऑप्शंस हैं हमारे पास जूल, कैलोरी, केल्विन या वॉट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जूल। हीट एनर्जी को या तो एनर्जी को हम लोग एसआई यूनिट में जूल से मेज़र करते हैं, जूल के रूप में मेज़र करते हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल, जिसे हम लोग कैपिटल लेटर जे से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस अथवा सेंटीग्रेड, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, या रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन ए। ठीक है, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है, ये इसे हम लोग उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, द प्रोसेस ऑफ ए सब्सटेंस चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज इज कॉल्ड। ठीक है, कहा जा रहा है कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा किसी भी सब्सटेंस को डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड टू गैस ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये लिक्विड में इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट किए बिना सॉलिड से किसी भी सब्सटेंस को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देने का प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन अथवा मेल्टिंग। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस ट्रांजिशंस डायरेक्टली टू सॉलिड फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैस फेज। सब्लिमेशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस को जो है डायरेक्टली सॉलिड फेज टू गैस फेज में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज। आपको पता होगा कि कोई भी सब्सटेंस जो है ये लिक्विड, ये जो सॉलिड अवस्था में रहता है, इसको गर्म करने पर सबसे पहले ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर ये लिक्विड फॉर्म को फिर गर्म करने पर क्या होता है, गैस अवस्था में ये परिवर्तित हो जाता है। बट अगर हम लोग इस फेज़ को स्किप करते हैं और सॉलिड टू सीधे गैस में लेके जाते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट ए फेज चेंज इज नॉन एज। कहा जा रहा है कि वो हीट जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को रेज करने के लिए, जहाँ पर कि विदाउट ए फेज चेंज, जिसमें कि उसमें उसके फेज में जो है ये कोई चेंज नहीं हो, तो वो हीट जो है ये क्या कहा जाता है। ठीक है, लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, स्पेसिफिक हीट या इंथैल्पी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ a substance without any phase change।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ। किसी भी हीट इंजन के एफिशिएंसी को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास आउटपुट वर्क टू इनपुट वर्क, आउटपुट वर्क टू इनपुट हीट टू आउटपुट हीट, या इनपुट हीट टू आउटपुट वर्क। दोस्तों इसका सही उत्तर है आउटपुट वर्क टू इनपुट हीट। ठीक है, किसी भी हीट इंजन में, ठीक है, ये एक हीट इंजन है। हीट इंजन का पर्पस क्या होता है? तो हीट इंजन क्या करता है, इसमें इनपुट के रूप में क्या जाता है, हीट जाता है। ठीक है, इनपुट में क्या रहता है, हीट रहता है, और आउटपुट इससे हमें क्या चाहिए होता है, सम वर्क चाहिए होता है। ठीक है, और आपको पता है कि एफिशिएंसी को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। एफिशिएंसी को जो है हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ। तो एफिशिएंसी कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसी भी हीट इंजन का, तो आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट हीट। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटपुट वर्क टू इनपुट हीट के रेशियो के रूप में। द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वर्क डन बाय द इंजन टू द इनपुट हीट सप्लाइड टू द इंजन। ठीक है, जो इनपुट हीट जो हम लोग उस इंजन को सप्लाई करेंगे वो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो चल रहा है। फिजिक्स का एग्ज़ाम जो है ये फिर से 30 जुलाई को होना है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। दोस्तों और अधिक वीडियोस पाते रहने के लिए, जो भी अपडेट्स हैं, इन सभी अपडेट्स को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को, और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।